So next we're going to do is personification. So what is personification? Personification is a figure of speech where inanimate objects or abstract notions are spoken as of having life. Now, inanimate objects क्या होते हैं? जिनमें कोई भी लाइफ नहीं होती, जैसे कि टेबल, चेयर और स्काई, सन, मून, they don't have life. Animate objects are those which have life, like human beings or animals or plants. Those are animate objects. Inanimate objects are those which do not have any sort of life, that are not living beings. To put in easy words, जिनमें कोई भी लाइफ नहीं होती, वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं. और एब्स्ट्रैक्ट नोशंस होते हैं जब कोई भी नोशन है, कोई भी एक ऐसा एक्शन है या फिर कोई इमोशन है जिसमें जो आपको रियलिटी में दिखता नहीं है, बस वो प्रेजेंट होता है. जैसे कि लव, लाफ्टर, these are the things that are present in our lives but we cannot really see them, so they are the abstract notions. जब ऐसी चीज़ों में इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट नोशंस को हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे जैसे कि उनके पास लाइफ है, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स. नाउ लाफ्टर इज an abstract notion. It's not really present there. It doesn't have life. So laughter is holding a person's sides. अब कोई उसने उसको ऐसे पकड़ तो रखा नहीं होगा. It's just that कि लाफ्टर जो है वो इतना ज़ोर से हंस रही है कि ऐसे लग रहा है कि लाफ्टर ने उसे जकड़ रखा है. But it's not real, it's not true. Laughter is just, she is laughing and that's how it is presented here. So when laughter is treated as something that is having life because it is holding a person, so we call it personification. Death lay his icy hands on kings. Death is something that does not have life. Again, it is an abstract notion, or you can say an inanimate object. It does not have any sort of life in itself, but उसने अपने आइसी हैंड्स किंग्स के ऊपर रखे हैं. किंग्स इज समथिंग एन एनिमेट ऑब्जेक्ट, बट उसने अपने आइसी हैंड्स. अब डेथ के कोई खुद तो आइसी हैंड्स होंगे नहीं. इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन टू प्रेजेंट कि हाँ, डेथ आने वाली है किंग्स के लिए. सो जब हम ऐसे प्रेजेंट करें कि डेथ में लाइफ है, डेथ के पास ऐसा कुछ है जो एक्चुअली एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के पास होता है, तो हम उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. लाइटनिंग होता है जो बिजली चमकती है ना आसमान में, वो डांस कर रही है स्काई में. नाउ डांस इज समथिंग जो सिर्फ एनिमेट ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने लाइटनिंग जो है एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, उसको ऐसे प्रेजेंट किया है कि वो डांस कर रही है, वो कर रही है जो एक एनिमेट ऑब्जेक्ट करता है स्काई में. सो अगेन it is an example of personification. I wanted money but the ATM died. Now I think this is the best one to make you understand the meaning of personification. So I wanted money but the ATM died. Do you really think ATM can die? Die is something that only happens, death is something that only happens to animate objects. जब जिनके पास लाइफ होती है उन्हीं के पास तो डेथ आती है ना, तो ऐसा तो है नहीं. एटीएम के पास कोई लाइफ तो है नहीं. लेकिन यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि वो पैसे निकालने गया था, उसको पैसे चाहिए थे, लेकिन एटीएम काम नहीं कर रहा था, तो उसने उसको एटीएम को पर्सोनिफाई करके ऐसे बोला है कि वो मर गया था. बट जो एटीएम था वो मरा नहीं था, इट जस्ट वॉजंट वर्किंग. तो यहाँ एटीएम इज पर्सोनिफाइड. अपॉर्चुनिटी नॉक्ड एट हिज डोर. ना नॉकिंग, कोई चल के आता है, नॉक करता है, तो वो एनिमेट ऑब्जेक्ट्स करते हैं ना, जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं. लेकिन अपॉर्चुनिटी इज समथिंग दैट इज अगेन एन एब्स्ट्रैक्ट नोशन, और वो आके उसने किसी के डोर पे नॉक किया था. सो नॉक किया था जो एक एनिमेट ऑब्जेक्ट करता है. सो अगेन यहाँ अपॉर्चुनिटी पर्सोनिफाई हुई है. तो इन ऑल द 5 sentences, let me tell you what is personified. Here laughter is personified,
death is personified, lightning is personified, ATM is personified, and here opportunity is personified. That's it. Let's move on to the next one. Now the next one, that is irony. So what is irony? It is a mode of speech in which the real meaning is exactly the opposite of what is literally conveyed. जब कुछ लिखा हुआ है या कुछ बोला जा रहा है और जो स्पीकर है या राइटर है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट कहना चाहता है, तो हम उसको आयरनी बोलते हैं. यूजुअली ये आयरनी किसी को मॉक करने के लिए लिखी जाती है या फिर कोई कॉमिक ह्यूमर क्रिएट करने के लिए उस सेंटेंस में या उस मोमेंट में तब लिखी जाती है आयरनी. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल. husband she had 5 up at the holy altar. Now एक औरत है, उसके 5 हस्बैंड्स हैं. 5 हस्बैंड्स कहाँ पे? होली ऑल्टर पे. हम क्या देखते हैं, होली क्या होता है? व्हेन समवन इज़ रियली लॉयल टू ओनली वन पर्सन इन मैरिज. लेकिन यहाँ पे एक लेडी है जिसके ऑलरेडी 5 हस्बैंड्स हैं. तो क्या है कि यहाँ पे उस लेडी को मॉक किया गया है, आयरनी यूज़ की गई है ये प्रेजेंट करने के लिए कि एक्चुअली वो खुद को होली मानती है लेकिन उसके 5 हस्बैंड्स हैं. सो यहाँ पे जो राइटर ने लिखा है बिल्कुल उसका ऑपोजिट मीनिंग निकलता है, तो इसको हम आयरनी बोलते हैं. नाउ आयरनी इज ऑफ 3 टाइप्स: ड्रामेटिक, verbal and situational. Now let's read about the types of irony. So there are 3 types of irony: dramatic, verbal and situational. So what is dramatic irony? जब रीडर्स, हमने कोई प्ले लिखा लेकिन जो प्ले परफॉर्म कर रहे हैं या जो कैरेक्टर्स हैं प्ले में उनको ये नहीं पता कि एक्चुअली प्ले में क्या हो रहा है, लेकिन जो सच्चाई है वो रीडर्स को या जो प्ले देख रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है. तो इसकी वजह से कॉमिक रिलीफ क्रिएट होता है जिसमें कि रीडर्स को ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि वो कैरेक्टर्स को ये बता सके कि ये सच नहीं है, ये सच है, लेकिन वो नहीं बता सकते बिकॉज कैरेक्टर्स आर नेग्लिजेंट ऑफ द फैक्ट्स दैट आर हैपनिंग इन द प्ले. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल. रोमियो एंड जूलियट में when Romeo takes the vial of poison and he kills himself, he thinks that Juliet is already dead, but she is not dead, she is just asleep. This is something जो प्ले देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है, लेकिन रोमियो को नहीं पता है, इस वजह से he kills himself. So that's how dramatic irony works. Now next one, verbal. Verbal is when the speaker, someone who is speaking, it means very different thing from what he is saying. Like a sister walks into her brother's messy room and says, I see you are the king of clean. एक सिस्टर है, वो अपने भाई के कमरे में गई, उसने देखा कि कमरा बहुत बिखरा हुआ है, बहुत फैला हुआ है, और वो उसको बोलती है I see you are the king of clean, कि तुम ही कितनी, वो ड्रामेटिकली या फिर सार्कास्टिकली वो ये कहना चाह रही है कि तुम कितना क्लीन रूम रखते हो, लेकिन एक्चुअली उसके ब्रदर का जो रूम है वो बहुत मेसी है. तो जो स्पीकर है, जो सिस्टर है, वो बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ बोल रही है जो वो कहना चाह रही है उससे. नाउ सिचुएशनल, व्हेन एन आउटकम इज सबवर्टेड. Now what does this mean? Let's see the example, it will be more clear then. A post complaining on Facebook how useless Facebook is. अब जब आप Facebook पे ये पोस्ट कर रहे हो कि Facebook कितना यूजलेस है, can you understand the irony in that? We are actually using the same thing and then you are posting something on the same platform and you are telling people how useless that platform is, but you are the one who is posting that video or an article on that platform saying that it is useless. So that's
ironical. So these are the 3 forms of irony. Now let's go on to the next one. Now let's see the next one. So the next one is assonance. What is assonance? When there's a repetition of similar vowel sounds, only vowel sounds, takes place in 2 or more words in proximity to each other within a line. जब कोई भी दो या दो से ज़्यादा वॉवल साउंड्स रिपीट होती हैं एक साथ एक सेंटेंस में, तो हम उसको एसोनेंस बोलते हैं. ज़रूरी नहीं है कि वर्ड्स राइम करेंगे एक दूसरे के साथ, उसमें सिर्फ रिपीटिंग वॉवल साउंड्स होंगे. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. दोज लेजी हेजी क्रेजी डेज ऑफ समर. अब यहाँ पे लेजी में एक की जो आवाज़ है वो रिपीट हो रही है. लेजी हेजी क्रेजी डेज, यहाँ पे सब जगह एक ही आवाज़ रिपीट हो रही है. सो दिस इज एन एसोनेंस. आई रिकॉल सेंट्रल पार्क इन फॉल. अ यहाँ पे ओ की आवाज़ रिपीट हो रही है विच इज़ अगेन अ वोवल साउंड. सो द नेक्स्ट वन. द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन. ए, यहाँ पे ए की आवाज़ रिपीट हो रही है. स्पेन इन ए स्टेज मेनली, यहाँ पे ए की आवाज़ रिपीट हो रही है which makes it an assonance. Silent night, holy night. I. So this is what assonance is, when there is a repetition of vowel sounds in 2 or more words in a line. So let's see the next one. Let's see the next one. Anaphora. What is an anaphora? When there is a repetition of a word or a phrase at the beginning of successive sentences, phrase or clause. जब कोई भी रिपीट होते वर्ड्स या फ्रेज किसी सेंटेंस या फ्रेज या क्लॉज के स्टार्टिंग में, तो हम उसको एनाफोरा कहते हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं. एग्जाम्पल से इट विल बी मोर क्लियर टू यू. इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम. इट इज अ लाइन फ्रॉम अ पोएम. सो it was the worst of time. It was the, यहाँ पे ये वाला जो फ्रेज है ये 2 बार यूज हुआ है, इसीलिए हम इसको एनाफोरा बोलते हैं. नेक्स्ट, स्टे सेफ, स्टे वेल, स्टे हैप्पी. स्टे is a word that is repeated thrice in the sentence in the beginning of 3 different phrases, so it is an anaphora. Now the next one. Go big or go home. कुछ बड़ा करो नहीं तो घर जाओ. हम कुछ बड़ा करेंगे. So here the word go is repeated twice at the starting of 2 different phrases. That is what makes it an anaphora. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Fool me. Now fool me is repeated here and then fool me is repeated here again. And these are 4 different phrases. You see, fool me once is 1, shame on you is the 2nd, fool me twice is 3rd, and shame on me is 4th. So fool me is repeated twice and then shame on is repeated again. Okay, so that's what makes it an anaphora. Next one. Great haste makes great waste. Now great and great is repeated again, making it 2 different clause, and that's what makes it an anaphora. So what is an anaphora? When there is a repetition or phrase or repetition of word or a phrase at the beginning of successive sentences, phrase or clause, and you have seen that in these examples. Let's move on to the next one. So guys, this is the last one that we are going to read today. So what is it? It's called pun. So what is pun? Pun is a figure of speech when there is a play
ऑन वेरियस मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड। नाउ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, जिसकी वजह से सेंटेंस में अगर आप दोनों मीनिंग्स को अलग अलग रख के देखेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कॉमिक रिलीफ के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है, किसी को मॉक करने के लिए। सो पन में हम वेरियस मीनिंग्स का यूज़ करते हैं एक वर्ड के। नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल। एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। एक एम्बेसडर होता है जो एक बहुत ही ऑनेस्ट मैन होता है, जो सच बोलता है, जो अब्रॉड में रहता है फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। नाउ द वर्ड लाइज हेयर कैन मीन टू डिफरेंट थिंग्स। वो झूठ बोलता है और वो वहाँ रहता है। सो अगर हम इस सेंटेंस में झूठ बोलता है लगा देंगे तो सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पे लगाएंगे कि वो रहता है तो सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बिकॉज लाइज के दो डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, इस वजह से ये एक पन बन जाता है। नेक्स्ट, इज लाइफ वर्थ लिविंग डिपेंड्स ऑन दी लिवर। नाउ किसी के लिए ज़िंदगी जीने लायक है या नहीं है, ये उसके लिवर पे डिपेंड करता है। नाउ लिवर का यहाँ दो मतलब हो सकते हैं। एक तो वो जो इंसान जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि लाइफ वर्थ है या नहीं है, वो। दूसरा जो हमारा बॉडी ऑर्गन होता है, लिवर। सो अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो आपको उसको जीना सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लिव योर लाइफ एंड दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज लिविंग इट। The first meaning of the sentence. Now the second meaning of the sentence is that you have to take care of your liver in order to live. So it can mean two different things. The next one, I was struggling to figure out how lightning works, but then it struck me. मैं ये सोच रहा था कि लाइटनिंग, बिजली जो चमकती है, वो कैसे काम करती है, वो कैसे यूज़ की जाती है या वो कैसे बनती है, और फिर मुझे स्ट्रक हुआ, मुझे समझ में आ गया। या फिर दूसरा मतलब यहाँ बनता है स्ट्रक का कि लाइटनिंग ने मुझे स्ट्रक किया, कि मेरे को लाइटनिंग से चोट लगी। सो यहाँ पे भी लाइटनिंग के दो डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, जिसकी वजह से अगेन इट बिकम्स अ पन। सो दैट्स इट। So guys, if you like my video, please press that thumbs up button and subscribe my channel for more videos like this one coming your way, and please share the content so that it could reach as many people as it can and it could help all of you. Thank you so much.